नमस्कार दोस्तों, करेक्टिविटी पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम आपके सामने हाजिर हैं बायोलॉजी का पार्ट 8 लेके, जो कि हमारी एक सीरीज चल रही है 500 महत्वपूर्ण प्रतियोगी प्रश्नों की, और वो भी जीव विज्ञान के, जिसमें से आपका 7 सीरीज हो चुका है और ये 8वीं सीरीज हम लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो 50 क्वेश्चन कौन से हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, बाह्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। तो बाह्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाएगी? कंपानुकुंचन गति। कंपानुकुंचन, जैसे आपने देखा होगा छुई मुई की जो पत्तियां होती हैं, उसकी जो गति होती है, अगर आप उनको टच करते हो तो वो सिकुड़ जाती हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो धीरे धीरे फिर अपने पूर्व अवस्था में आ जाती हैं। तो ये जो उनकी गति होती है, इसे हम कंपानुकुंचन गति कहते हैं, क्योंकि वो कंपन के थ्रू उत्पन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, छुई मुई की पत्ती की गति। देखिए, छुई मुई की पत्ती की गति जो होती है वही कंपानुकुंचन, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था। थर्ड क्वेश्चन है, स्पर्श करने पर छुई मुई पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं, क्यों? क्या कारण होता है उनका? तो देखिए, इनका कारण जो होता है वो स्फीति दाब, पर्णाधार का स्फीति दाब बदलता है। स्फीति दाब मतलब कि जो उनकी भित्तियों पर, मतलब जिस टहनी से वो लगी हुई है, उनकी भित्तियों पर लगने वाला जो दाब है वो आपका चेंज हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी वजह से ये पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आपकी नसों में आप अगर अपनी नाड़ी को टच करेंगे तो देखते हैं कि ये ऊपर नीचे आपको लगेगा कि हो रही है, बट ये ऊपर नीचे नहीं होती है। इसमें होता है क्या है कि ब्लड जब फ्लो करता है तो ये अपने आप, उसमें जब ब्लड भर जाता है तो ऊपर आ जाती है, ऐसा लगता है कि ऊपर आ गई। और जब फिर ब्लड उसमें से जाता है हमारे हार्ट की तरफ ना, तो फिर वो नीचे बैठ जाती है। बस सेम कंडीशन वही यहाँ भी होता है। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है किसका? स्पर्शानुवर्तन का। स्पर्शानुवर्तन, जैसे आपने देखा मटर का पौधा जो होता है वो किसी दूसरे पौधे के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है, भाई तो स्पर्श कर ही रहा है, तो स्पर्शानुवर्तन कहलाता है वो। पांचवा क्वेश्चन है, जड़ें धनात्मक भूयानुवर्तन होती हैं। भूया मतलब कि भूमि से संबंधित है, तो कब होती हैं? अब देखिए, ये मतलब जो अधिकांश जड़ें होती हैं वो तो इस कंडीशन में रहती हैं। बहुत सी जड़ें आप देखते होंगे कि बाहर भी, जमीन से बाहर भी निकली हुई रहती हैं, लेकिन अधिकांश जो रहती हैं वो जमीन के अंदर ही रहती हैं। भूयानुवर्तन, धनात्मक भूयानुवर्तन मतलब कि जो गुरुत्वीय बल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उनको, उसी साइड में जाना, ये धनात्मक कहलाएगा। और अगर उससे विपरीत दिशा में गति करें जड़ें तो वो ऋणात्मक कहलाएगा। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन पे, जड़ें धनात्मक। ओहो, ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हुआ है, इसमें भी वही अधिकांशी हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो सातवां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है। मतलब कि मृदा से जो जल का अवशोषण होता है, जो जल पौधों को प्राप्त होता है, वो केशिका क्रिया द्वारा। केशिका मतलब केश नली, आप जानते होंगे केश नली मतलब कि बालों के समान पतले छिद्र वाली नली। तो ऐसा ही मिट्टी में भी केशिका जल पाया जाता है, उसी जल का अवशोषण पौधे करते हैं। हमने इससे पहले वाली सीरीज में आपको बताया है। तो केशिका क्रिया होती है, उसी से संबंध रखता है। आठवां क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो पौधे जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। मीन्स आठवें में ऑप्शन भी आपका सही है, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नवा क्वेश्चन है, पौधों में गत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। तो पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर, पत्ते का जो पृष्ठ होता है उस पर जो छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम रंध्र कहते हैं। फिर है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा है,
बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो इसमें है सी, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन मैंने बताया कि कोशिका विभाजन से संबंध रखता है, तो जाहिर सी बात है जब कोशिकाओं का विभाजन होगा ना तो वो वृद्धि करेंगी, मतलब उसकी बॉडी जो है अपने आप ही वृद्धि करेगी। जैसे बहुत से ह्यूमन को आपने देखा होगा, मनुष्यों को देखा होगा कि छोटे कद के रह जाते हैं, मतलब उनकी कोशिकाओं ने कम विभाजन किया इसलिए उनका कद छोटा रह जाता है। और जिस व्यक्ति की कोशिकाएं बराबर विभाजन करती रहती हैं या विभाजित होती रहती हैं या नियंत्रित मात्रा में विभाजित होती हैं, तो उनकी लंबाई सामान्य होती है। 11वें क्वेश्चन की बात करें, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में, जैसे पौधों में पशुओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसी के समान पौधों में कौन सा अणु पाया जाता है? तो पौधों में जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल मीन्स ऑप्शन डी आपका सही है। इसमें हीमोग्लोबिन के समान क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो रोग फैलाता है वो फंगस है, आपका फफूंद। ये पौधों में ज्यादा मात्रा में रोग उत्पन्न करते हैं। 13वां क्वेश्चन है, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। तो पौधों को रोग प्रतिरोधी कैसे बनाया जाएगा? जंगली किस्म से प्रजनन करा के। आप देखते होंगे कि जो जंगली किस्म के पौधे हैं उनमें कोई रोग वोग नहीं होता है। जैसे जंगल में रहने वाले जो लोग हैं ना, जैसे पहले आदिवासी रहा करते थे, आदिवासी तो अब भी हैं, आदिमानव पहले रहा करते थे, तो आप देखते होंगे जंगलों में जो लोग रहते हैं उनको कोई रोग नहीं होता है, जबकि वो सर्दी गर्मी बरसात और नंगू पंगू घूमते रहते हैं, कोई दिक्कतें नहीं होती है। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, आप देखोगे गांव में शहर में घर में जो रहते हैं ना, वो तो हमेशा हॉस्पिटल में ही एडमिट रहते हैं। तो उसी तरह से पौधों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो जंगल वाले होते हैं, तो उनसे प्रजनन अगर कराया जाए तो हमारे यहाँ की जो प्लांट हैं वो भी रोग प्रतिरोधी हो जाएंगे। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली, ठीक है। तो हरित बाली रोग जो संबंधित है वो बाजरा से संबंधित है। बाजरा जो प्लांट है उसमें हरित बाली रोग लगता है। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग ये अक्सर पूछा जाता है, बहुत से कंपटीशन में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो ये टिक्का रोग जो होता है वो मूंगफली में लगता है। इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? फिर देखिए वही क्वेश्चन जो अभी मतलब कि इससे पहले वाली सीरीज में आपने देखा, वही क्वेश्चन फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा है कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है। तो आप तो बता ही सकते हैं आप, क्योंकि पिछला सीरीज आपने पढ़ा है। तो धान का जो खैरा रोग होता है वो जस्ते की कमी के कारण, जिसे हम जिंक बोलते हैं, जिंक की कमी की वजह से खैरा रोग होता है। 17वां क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? रेड रस्ट जिसे कहते हैं हम, तो ये हरे शैवालों के द्वारा होता है। चाय में जो लाल रस्ट होता है वो हरे शैवालों के द्वारा होता है। मीन्स 17वें क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी सही है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा है, नींबू का कैंकर रोग या कैंसर कह सकते हैं, साइट्रस कैंकर कहते हैं। नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जीवाणु द्वारा। जीवाणु द्वारा साइट्रस कैंकर जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, नींबू में होता है। मतलब कि इसमें होता है क्या है कि नींबू काला पड़ जाता है, ठीक है, साइट्रस कैंकर में। तो 18वें में आपका ऑप्शन बी सही है। 19 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो देखिए इसमें कैटरपिलर स्टेज जो होता है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। कैटरपिलर स्टेज जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि पौधे के पास पहुंचे नहीं कि उनको काटना पीटना शुरू, नाम ही है कैटरपिलर, काटने वाला, ठीक है। 20 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, मीलीबग किस फसल से संबंधित है? तो मीलीबग जो संबंध रखता है वो सरसों से संबंध रखता है आपका। 21 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र पतन रोग जो होता है वो पिथियम डिबेरिनम, ये एक जीव है, उसी के द्वारा पौधे का आर्द्र पतन रोग होता है।
मतलब फंगस कह सकते हैं हम। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग जो होता है वो सेब की फसलों में लगता है, अग्नि निर्जा। ठीक। 22-23 नंबर के क्वेश्चन, गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? मतलब ये एक रोग होता है। ठीक है, गन्ने का लाल सड़ांध एक प्रकार का रोग होता है। ये कह रहा है कि किसके कारण बनती है। तो किसके कारण बनती है भैया? अब देखो, ये जो बनता है वो कोलेटोट्राइकम। आपने देखा होगा गन्ना जो होता है, कभी कभी आपका गन्ने का जो एक कहते हैं कि सेगमेंट होता है, उस पे आप देखते होंगे कि बीच में फट जाता है। जैसे ये गन्ने का एक सेगमेंट है ना, ये एक गन्ने का सेगमेंट है, आप देखते हो यहाँ पे ऐसे फट जाएगा और फट के ये काला पड़ जाता है। तो ये जो काला पड़ता है ना, इसी को हम लाल सड़ांध रोग कहते हैं, और ये होता है कोलेटोट्राइकम की वजह से। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन करा, मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी। तो मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है वो सार्कोस्पोरा स्पीसीज से होता है, सार्कोस्पोरा सोनेटा। ये इसी के द्वारा मूंगफली में टिक्का रोग होता है। आगे चलते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन, साइट्रस कैंकर है। अभी आपने पढ़ा साइट्रस कैंकर क्या है? नींबू का एक रोग है, नींबू में होने वाला एक रोग है जिसका नाम है साइट्रस कैंकर। ठीक है, 26 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? तो कवक जनित पादप रोग तंबाकू का मोज़ेक रोग नहीं है। क्यों नहीं है तंबाकू का मोज़ेक रोग? क्योंकि ये टीएमबी द्वारा होता है, मतलब कि टोबैको मोज़ेक वायरस द्वारा। तो नाम से ही क्लियर है, ये वायरस द्वारा हो रहा है। तो जब वायरस द्वारा हो रहा है तो इसमें फंगस का कोई रोल ही नहीं है। तो ये रोग जो होता है वो कवक द्वारा नहीं होता है, मतलब कि विषाणु द्वारा होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, रिंग रोग का नाम से जाना जाता है। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? सेथिल रोग। सेथिल रोग को हम रिंग रोग कहते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, आलू में ब्लैक वर्ट डिजीज पाया जाता है, इसमें आलू में काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। तो ब्लैक वर्ट डिजीज का कारण क्या है भैया? ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई पौधे में तो आलू का जो फल होता है उसमें ब्लैक वोर्ड डिजीज आपको देखने को मिल सकता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, करनाल बंट एक बीमारी है। तो ये गेहूं की बीमारी है। ठीक, करनाल बंट एक गेहूं की बीमारी है। 30 नंबर पे चलते हैं। 30 नंबर कह रहा है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो केसी मेहता एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने गेहूं का जो रस्ट रोग होता था उस पे कार्य किया, मतलब कि उससे सुरक्षा, रोकथाम, बचाव, उपचार, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की, रिसर्च किया उस पे केसी मेहता ने। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एक विशेष कार्य करने वाले समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मतलब बहुत सी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं ना, तो ये ऊतक का निर्माण करती हैं। ऐसे बहुत सी कोशिकाएं समान कार्य करने वाली जब मिलती हैं तो उसे हम ऊतक कहते हैं। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, देखिए पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी जो ऊतक होता है वो कौन है? कैम्बियम है। जाइलम फ्लोएम नहीं, बल्कि कैम्बियम। कैम्बियम हार्ड पार्ट होता है प्लांट का। चलिए 33 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम का काम होता है आहार वाहन, मतलब कि जो भोज्य पदार्थों का निर्माण पौधों ने किया है ना, उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कौन करता है? फ्लोएम करता है। आगे है आपका 34 नंबर, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है। जाइलम मतलब कि जाइलम का क्या कार्य है? तो जाइलम का जो कार्य होता है वो जल का वहन करना, मतलब कि पौधों में जल को जड़ से अवशोषित करके विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपका ये कंफर्म हो गया बिल्कुल कि जाइलम जो होता है
उसका काम होता है कि जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है कि जो पौधे भोज्य पदार्थ निर्मित करते हैं उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो अब अगर कायदे से देखा जाए तो जाइलम जो होगा वो कहाँ पाया जाएगा, वो पौधे की जड़ों में पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा जड़ों में? जाइलम पाया जाएगा। ठीक है, और उसका काम क्या होगा कि जल का वहन, भाई मिट्टी के अंदर जो जल है ना उसी को अवशोषित करेंगे और अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाएंगे। 35 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो एक वृक्ष की आयु का पता उसके वार्षिक वलय को प्राप्त मतलब गिनकर लगाया जा सकता है। वार्षिक वलय क्या है? जैसे कोई भी प्लांट जब हम काटते हैं, सपोज दैट ये प्लांट काटा हुआ है, तो आप देखते होंगे कि इसके अंदर ऐसे 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 कुछ रिंग दिखेगा, गोल गोल सा, है ना। बहुत से रिंग आपको देखने को मिलेंगे। इसी को हम वार्षिक वलय बोलते हैं। चलिए, उसी को गिन करके पौधों की उम्र निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, तब उसमें बताएंगे आपको। 36 नंबर पे चलते हैं। वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? वायुतक देखिए हाइड्रोफाइट्स में पाया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स वाले पौधे क्या होते हैं? जल में रहते हैं, और जल में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनमें हवा भरी रहती है। जब हवा भरी रहेगी तभी वो जल पर तैर पाएंगे, मतलब कि उनकी जो पत्तियां नहीं तो वो डूब जाएंगे। तो वायु की वजह से उनका जो वेट होता है वो काफ़ी हल्का हो जाता है। तो वायुतक मतलब कि ऐसे ऊतक जिनमें एयर पोर पाए जाते हो, एयर चैम्बर पाया जाता हो, वो क्या करेंगे कि पौधे का वेट कम करने में सहायक होंगे, और ये पौधे जल में आसानी से अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। 37 नंबर में है आर्किड में वेलोमेन ऊतक। आर्किड में वेलोमेन ऊतक पाया जाता है। तो आर्किड में जो वेलोमेन ऊतक पाया जाता है वो मूल में पाया जाता है, मतलब कि जड़ में पाया जाता है। 38 नंबर की बात करें, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो ये जो वृद्धि वलय का निर्माण होता है ये अंतःरंभीय एधा मतलब कि कैम्बियम, जो इंटरनल कैम्बियम होती है उसी की एक्टिव होने की वजह से वृद्धि वलय का निर्माण होता है। 39 नंबर कह रहा है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं। क्योंकि क्यों नहीं होते हैं भैया? क्योंकि इसमें भूमि बलुई होती है, जलवायवीय भिन्नता होती है, स्पष्ट जलवायवीय भिन्नता नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है कि स्पष्ट जलवायवीय भिन्नता नहीं होती है। 40 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ कांड में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, तो वृक्ष की आयु क्या होगी? तो वृक्ष की आयु जो होगी वो 50 वर्ष होगी। ठीक है, मतलब जितने वार्षिक वलय मिलेंगे, जितने एनुअल रिंग मिलेंगे, वही उसकी एज होगी। ऐसे ही एज का निर्धारण किया जाता है। आगे चलते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन पे। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई थी, सन 1998 में यह कील कितनी ऊंचाई पर होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ता है? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, 5 फीट। तो 5 फीट की ऊंचाई पर होगी। आगे चलते हैं हम। आगे कह रहा है कि 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? जलोदभिद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? देखिए अभी मैंने आपको कंफर्म किया था इसको, ये वायु तक पाया जाता है। 43 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तरदायी होते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक, देखिए शीर्षस्थ विभज्योतक मतलब कि सबसे शीर्ष पर पाया जाने वाला, तो जाहिर सी बात है ये शीर्ष की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होगा। बट यहाँ पे मोटाई में वृद्धि दिया है, मृदुतक में वृद्धि दिया है, वलकुट में वृद्धि दिया है, दृढ़ोतक। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये
आपका सही होगा मृदुतक में वृद्धि। इसके बाद हम चलेंगे 44 नंबर के क्वेश्चन पे। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धसे होते हैं। किसमें, मतलब कि ये जो 3 टाइप के आपको प्लांट दिए गए हैं, इनमें किस टाइप के प्लांट में रंध्रों की संख्या कम होती है और ये धसे हुए होते हैं, ये कहने का मतलब है। तो ये मरुद्भिदी पौधे होते हैं। मरुद्भिदी पौधे जो होते हैं इसमें रंध्रों की संख्या कम होती है, क्योंकि रंध्र के थ्रू ही वाष्पोत्सर्जन होता है। अब चूंकि पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं तो वहाँ पे जल की कमी होती है, तो जल की कमी होती है तो पौधों से जल हानि को बचाने के लिए रंध्रों की संख्या कम होती है तथा ये धसे हुए होते हैं। 45 नंबर कह रहा है कि शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं, इसका कारण। तो इसका कारण जो है कि कार्क के बाहर बिल्गन परत के बन जाने से, जो इसमें कार्क होता है ना, वहाँ पे एक बिल्गन, जैसे अभी देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्टेम है और यहाँ पे पत्ती लगी हुई हो, तो क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ जिस तने के जिस पार्ट से ये पत्ती जुड़ी होती है, यहाँ क्या होगा कि यहाँ एक विल्गन परत बन जाएगी, और जब विल्गन परत बन जाएगी तो फिर धीरे धीरे ये पत्ती जो होगा इस पौधे से अलग हो जाएगा और कोई हानि भी नहीं होगी तने की। अब ऐसे अगर जबरदस्ती आप खींचोगे तो पत्ती के साथ साथ तने की छाल भी निकल आती है, लेकिन जब बिल्गन परत का निर्माण हो जाता है तो क्या होगा कि पत्ती अपने आप ही टूट के निकल जाएगी और तने का भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोमेन की आवश्यकता होती है, मतलब जो वेलोमेन ऊतक होते हैं इनकी आवश्यकता क्यों होती है? तो इनकी आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। अभी आपने देखा था ना, वेलोमेन ऊतक जो पाए जाते हैं वो आर्किड की जड़ों में पाए जाते हैं, और जड़ें क्या करती हैं भाई, नमी का अवशोषण करती हैं, जल या नमी का अवशोषण। तो यही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 47 नंबर के क्वेश्चन पे। 47 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है पार्श्व विभज्योतक उत्तरदायी होता है। तो पार्श्व विभज्योतक जो होता है, पार्श्व मतलब कि कोई भी जैसे प्लांट है ना, तो यहाँ पे जो ऊतक होंगे, यहाँ पे साइड साइड में पौधे के, वो किसके लिए उत्तरदायी होंगे? तो यहाँ के जो ऊतक होंगे ये जाहिर सी बात है कि मोटाई के लिए उत्तरदायी होंगे। ठीक है, मोटाई में वृद्धि के लिए पार्श्व विभज्योतक उत्तरदायी होता है। आगे चलते हैं हम लोग 48 नंबर के क्वेश्चन पे। 48 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क किससे प्राप्त होता है? मतलब ये कार्क, तो वाणिज्यिक मूल्य वाला जो कार्क है वो क्विकsilver से प्राप्त होता है, एक टाइप का जो प्लांट है ये। 49 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो इसे प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे सर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने जल में लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत दिया, मतलब कि जल में पौधों में जो जल जाता है, जल का पूरी तरह से परिवहन होता है, प्लांट के हर पार्ट में जल जाता है, वो किस तरह से जाता है, क्या सिद्धांत होता है उसका, उसी के बारे में सर जेसी बोस ने वर्णन किया था। चलिए आगे चलते हैं 50वें और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। ये 50वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। तो वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा है उसे हम आनुवांशिकी बोलते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो इस तरह से आपका पार्ट 8 जो था उसके भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मिलेंगे आपसे पार्ट 9 में, तब तक के लिए थैंक यू।